हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस परीक्षा 2024 के लिए रेडियो ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 सेट कवर करा लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो सेट है जो हमने करा रहे हैं यहाँ पर, ये सभी के सभी सेट आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने 40 में से कितना किया है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो यहाँ पर पहला से लेकर के तीसरा तक जो प्रश्न है वो गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो हम लोग चौथा नंबर से स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर यहाँ पर दिया गया है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न पांचवा नंबर कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंग और अह। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर दिया गया कि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्ध तत्सम कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां नंबर। यहाँ पर सातवां नंबर दिया गया है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। आपको बताना है कि मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न आठवां नंबर यहाँ पर दिया गया कि इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसमें आपको बताना है वाक्यांश के लिए क्या सही विकल्प होगा। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जितेंद्रियम। अगला प्रश्न 9 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। आपको से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है ये बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपदान। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। आपको तन शब्द का बताना है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर उभयलिंग है या फिर नपुंसकलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुल्लिंग है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर दिया गया है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है। आपको बताना है कि सर्वनाम के किस भेद का प्रकार उत्तम पुरुष है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के। अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर दिया गया कि कंचन एक कृष्णांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए दिए गए ऑप्शनों में से कि कौन सी अशुद्धि है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कृष्णांगिनी के साथ युवती का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए जो शुद्ध वाक्य होगा कंचन एक कृष्णांगिनी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। अनौपचारिक पत्र का उदाहरण बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न 14 नंबर यहाँ पर दिया गया कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों का संख्या कितनी है। तो आपको बताना है कि ह्रस्व स्वरों का संख्या जो है वो कितनी है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 होती हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। तो बताना है कि वे समासिक शब्दों कौन कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी द्विगु समास कहलाता है। अगला प्रश्न 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है कि सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बताना है कि यहाँ पर सही प्रत्यय कौन सा दिया गया है दिए गए ऑप्शनों में से। सुहावना, लिखाई और छलिया में निहित प्रत्यय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी आवना, आई और ईया। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमूल्य। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर दिया गया है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वे कहलाते हैं। तो बताना है कि संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उसे क्या कहते हैं। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर दिया गया कि व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है। आपको बताना है कि किलकिल कौन सा शब्द है व्युत्पत्ति के आधार पर। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देशज शब्द है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 20 नंबर यहाँ पर दिया गया कि अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। अलमारी यहाँ पर बताना है कि कौन सी भाषा का शब्द है, तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पुर्तगाली शब्द है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर दिया गया कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो बताना है कि वे क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी निपात कहलाते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर यहाँ पर दिया गया कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पृथक। अगला प्रश्न 23 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो बताइए हमेशा एक वचन में होता है उस शब्द का यहाँ पर चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रत्येक। अगला प्रश्न 24 नंबर यहाँ पर दिया गया कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 आधारों पर किया गया है। अगला प्रश्न 25 नंबर यहाँ पर दिया गया कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, आपको बताना है ऑप्शन की सहायता से, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर यहाँ पर दिया गया कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महाप्राण व्यंजन। अगला प्रश्न 27 नंबर दिया गया है कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। तो बताना है संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संपृक्त ध्वनि। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर यहाँ पर दिया गया कि विपद जाल में कौन सी संधि है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर, विपद जाल में कौन सी संधि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न 29 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। तो बता दीजिए कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। और ये दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो इसमें से बताइए कौन सा उपसर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दुर। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किस वाक्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। अगला प्रश्न 31 नंबर यहाँ पर दिया गया कि मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं। तो बताना है कि वे क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 32 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो बताना है कि यहाँ पर ये वाक्य कौन सा सर्वनाम का प्रकार है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न 33 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि नलिनी, कैरव और चंद्रप्रिया किसके परिवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कुमुदनी। कुमुदनी के परिवाची हैं नलिनी, कैरव और चंद्रप्रिया। अगला प्रश्न है 34 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। यदा कदा का सही अर्थ युग्म क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जब कब। अगला प्रश्न है 35 नंबर यहाँ पर दिया गया कि नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। यहाँ पर ये जो शब्द युग्म दिया गया इसका सही अर्थ भेद का चयन करना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निश्चित और इरादा। अगला प्रश्न 36 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 36 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो बताना है उस शब्द का यहाँ पर कौन सा होगा दिए गए ऑप्शनों में से।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुरूप। अगला प्रश्न है 37 नंबर। 37 नंबर यहाँ पर दिया गया कि अब आप चल सकते हैं। अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है, तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी समर्थ सूचक। अगला प्रश्न है 38 नंबर। 38 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ न में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं। तो बताना है कि उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य को कैसे शुरू करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर दिया गया है कि हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। उपयुक्त वाक्य के सही अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसमें से बताइए कि कौन सा करेक्ट होगा। उसका ट्रांसलेशन करना है, हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आवर फोरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री। तो इसके बाद यहाँ पर 40 नंबर दिया गया जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि ए वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टीड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। यहाँ पर आपको हिंदी में अनुवाद करना है दिए गए विकल्पों में से कि कौन सा सही विकल्प होगा। तो यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करके बताइए और इसका विकल्प में से बताइए कि कौन सा सही विकल्प होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप लोगों ने कितना स्कोर किया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।